Hello everyone. So in the last class we have done section 4, section 3 ये हम कर चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में। सेक्शन 4 का पैरा 1, पैरा 2, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 ये हम देख चुके हैं। लेट्स सी हमने क्या क्या कर लिया। आप देखोगे सेक्शन 3 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 का पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3 ये हम देख चुके हैं, कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे सेक्शन 5 और इससे सेक्शन 5 करने से पहले हम सेक्शन 4 के कुछ और छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक केस से स्टार्ट करते हैं। एक केस से स्टार्ट करते हैं। केस का नाम आप लिखो। केस का नाम लिखो कॉलबेल सिक्योरिटी लिमिटेड वर्सेस ह्यूक्स। कॉलबेल सिक्योरिटी लिमिटेड वर्सेस ह्यूक्स। इसका ईयर मेरे पास लिखा नहीं, आप ईयर चेक कर सकते हो इंटरनेट पर, आप इसका ईयर चेक कर सकते हो। इंग्लिश केस है ये भी। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट, इस केस में हेल्ड हुआ, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट एक्सेप्टेंस, in this case it was held that acceptance must be communicated to the proposer मतलब एक्सेप्टेंस प्रपोजर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। इजी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस एक रेफरेंस के लिए मैं आपको केस बता रहा हूं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ये जनरल रूल है, इसको हम बोलेंगे जनरल रूल। ये जनरल रूल है, जनरल रूल। हर जनरल मतलब नॉर्मली ये होगा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। दिस इज द जनरल रूल। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस रूल की एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली एक्सेप्शन है when the promiser himself waive, जब प्रोमिसर अपने आप एक्सेप्टेंस को वेव कर दे कि एक्सेप्ट करने की, सिग्निफाई करने की, कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। वेयर द प्रपोजर हैज वेव्ड द रिक्वायरमेंट, where the proposer has waived the requirement of communication, जहां पर प्रपोजर ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया। प्रपोजर ने, एक्सेप्टर ने नहीं, प्रपोजर ने। आई होप आपको पता चल गया होगा अभी तक प्रपोजल क्या होता है। हम अपनी लास्ट वीडियोस में प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस ये सब हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 7 ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो अभी तक आपको प्रपोजर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Where the proposer has waived the requirement of communication, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? That is where the proposer requires, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सेप्टेंस वेव ऑफ कर दी मतलब एक्सेप्ट हो गया। तो फिर क्या रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी where the proposer require where the proposal requires the performance of the condition, the performance of the
conditions, performance of the conditions, meaning thereby fulfillment of section 8, section 8 की fulfillment, acceptance by conduct हमने देखा था ना सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 अगर आप खोलो तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द कंडीशन, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, मतलब अगर कोई कंडीशन है उसको परफॉर्म कर दिया तो इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। एग्जाम्पल हमने देखा था इसका जनरल प्रपोजल के केस में, जनरल प्रपोजल के केस में हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, मतलब अगर कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया है और उसको फुलफिल कर दिया है, जैसे हमने केस भी देखा था जिसमें नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है और नेफ्यू को ढूंढ के लिया था उसका सर्वेंट, तो उस केस में क्या हुआ था, उस केस में भी सेम चीज हुई थी, जनरल प्रपोजल का केस था वो भी। तो उसमें उसने कहा कि जो भी नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसको हम 500 रुपए दूंगा। तो ये क्या करनी, इसमें क्या हुआ इस सिचुएशन में, इसमें सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली कंप्लायंस हुआ, ठीक है ना। तो वो केस हम सब डिस्कस कर चुके, सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया अर्लियर वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आई होप पहली इसको, ये क्या है, हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं इस रूल की, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर, इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी एक्सेप्शन देख रहे हैं हम, वी आर डूइंग दी एक्सेप्शंस। तो पहली एक्सेप्शन हमने कर ली, दूसरे की बात करते हैं, सेकंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन की बात करते हैं। The acceptance though received, not read by the receiver, the acceptance though received नॉट रेड बाय द रिसीवर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए है, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, ए हैज गिवन अ प्रपोजल टू बी, ठीक है, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, बी ने क्या करा, पोस्ट के थ्रू ए को एक्सेप्टेंस दिया, ये भी पोस्ट के थ्रू था, ये भी पोस्ट के थ्रू था। हमने दो रूल पढ़े थे, पोस्टल रूल और इंस्टेंटेनियस रूल। इंस्टेंटेनियस रूल और नॉन इंस्टेंटेनियस रूल, नॉन इंस्टेंटेनियस रूल में आता है पोस्टल रूल। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब ए ने बी को प्रपोजल दिया और बी ने उसकी एक्सेप्टेंस करी और एक्सेप्टेंस सेंड कर दी ए को। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, इस केस में क्या होता है, ए को रिसीव हो गई एक्सेप्टेंस, ए क्या करता है, एक्सेप्टेंस को ओपन नहीं करता, जो लेटर आया उसके पास, जो लेटर रिसीव हुआ है ए को, ए उस लेटर को ओपन नहीं करता है, उसको पढ़ता नहीं है, उसको रख लेता है अपने पास। उस जो लेटर है ऐसे होता है, A4 शीट वाला, तो उस एक्सेप्टेंस को, जो एक्सेप्टेंस बी ने ए को सेंड करी है, उस एक्सेप्टेंस को ए बिना ओपन करे अपने पास रख लेता है। नाउ कैन यू से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, can you say that this will amount to a contract, this will amount to a concluded contract? Can we consider this to be a contract? क्या हम इसको एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? क्या हम इसको मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई? तो बताओ।
बताओ। द एक्सेप्टेंस दो रिसीव्ड नॉट रेड बाय द रिसीवर, इसको हम मार्क कर लेते हैं रेड से। नॉट रेड, उसने एक्सेप्टेंस नहीं पढ़ी ए ने। नाउ टेल मी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? In this case, in a simple आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ओपन करी है नहीं करी है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा किसी भी चीज में। आपने प्रपोजल बी को सेंड करा, बी ने एक्सेप्ट करा, जैसे बी ने एक्सेप्ट करा दैट विल अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप लिख सकते हो नॉट ओपनिंग और रीडिंग, या तो आपने ओपन नहीं करा या ओपन कर लिया उसको पढ़ा नहीं। द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट ओपनिंग और रीडिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड। आई होप आपको पता होगा कि डीम्ड का क्या मतलब होता है। डीम्ड, इसको हम बोल सकते हैं, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव। इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोल सकते हो आप। यू मस्ट हैव डन दिस इन योर एविडेंस क्लासेस, या आपने अपने कॉलेज में या कहीं पर भी अपने आप पढ़ा होगा। डीम्ड का मतलब आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको डीम्ड का मतलब पता है। नॉट ओपनिंग और रीडिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब ए ने उसको ओपन किया है या नहीं किया, उसको रीड किया है नहीं किया है, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, दैट इज इममटेरियल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। डीम्ड का मतलब होता है कि मान लिया जाएगा, आपने उसको पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट विल बी डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। एक्सेप्टेंस तो हो गई थी भाई, एक्सेप्टेंस तो यही हो गई थी। जैसे इसने पोस्ट किया, जैसे इसकी पावर से आउट हुई चीज, जैसे बी की पावर से आउट हुई चीज, तो एक्सेप्टेंस तो यही होगी। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, इसको मान लिया जाएगा। अब आपने उसको ओपन किया नहीं किया, वो किसी की प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जानो। ठीक है, ये हो गई सेकेंड एक्सेप्शन। ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन पर चलते हैं। थर्ड एक्सेप्शन पर, when the acceptance is sent by post, एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू सेंड करी हो जिस सिचुएशन में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है, आप इसको देखो। आप बताना इस सिचुएशन में क्या होगा, कमेंट किया करो अपने आंसर नीचे। अब इस सिचुएशन में देखो, ए प्रपोजर है एज ऑलवेज और बी एक्सेप्टर है। ए ने बी को प्रपोजल दिया, ठीक है, बाय पोस्ट ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस करी, बी ने पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर दिया। अब आप सोचो ये क्या हुआ? ये कहीं खो गया। ये एक्सेप्टेंस जो बी ने सेंड करी, ये ए को कभी रिसीव ही नहीं हुई, ये ए को कभी रिसीव ही नहीं हुई, ये ट्रांजिट में ही खो गई कहीं। बी ने पोस्ट कर दी थी, बी की तरफ से, बी की पावर से आउट हो गया था, बी ने पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर दिया, बी की पावर से हो गया आउट, बट ए को कभी रिसीव ही नहीं हुई। ए नेवर गॉट दिस एक्सेप्टेंस।
नाउ टेल मी, इस सिचुएशन में कैन यू से दैट देयर इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, कह सकते हो? भाई जनरल रूल क्या है, हम जनरल रूल क्या पढ़ रहे हैं, फिर दिखाता हूं आपको दोबारा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। जनरल रूल क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये हम देख चुके हैं ना सेक्शन 4 में, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, हम सेक्शन 4 में देख चुके हैं। सेक्शन 4 में हमने यही देखा है, फिर दिखाता हूं आपको। सेक्शन 4 में हमने क्या देखा है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये सब हम देख चुके हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब होता है और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होता है, ये हम देख चुके हैं, कर चुके हैं हम पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वाली वीडियोस पहले देखें, और तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो मैं बता रहा हूं इसकी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप बताओ, भाई ए ने प्रपोजल भेजा पोस्ट के थ्रू, बी को मिल गया, बी ने एक्सेप्टेंस करी थी, उसने जाके अपनी तरफ जो बी की लायबिलिटी थी, जो बी को करना था, अपना कंडक्ट उसने पूरा करा, उसने अपना एक्ट पूरा करते हुए जाके एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट में पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी की भी आप मिस्टेक मानो उसको, बट द एक्सेप्टेंस नेवर रीच्ड ए, बट द एक्सेप्टेंस नेवर रीच्ड ए, एक्सेप्टेंस कभी ए के पास पहुंची ही नहीं। इस केस में क्या होगा? What do you think will happen in this particular case? मैं आपको इसमें एक केस का नाम बताता हूं। चलो पहले मैं इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करता हूं, फिर मैं आपको इस पे एक केस बताऊंगा ऐसी सेम सिचुएशन पर। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, here also it will be deemed, here also it will be deemed to have been communicated। इस सिचुएशन में भी ये मान लिया जाएगा कि ए को कम्युनिकेशन हो गई, प्रोवाइडेड दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन। एड्रेस वॉज प्रॉपरली मेंशन्ड, एड्रेस वॉज प्रॉपरली मेंशन्ड, एड्रेस जो है पोस्ट के ऊपर प्रॉपर एड्रेस मेंशन है, इस सिचुएशन में कम्युनिकेटेड मान लिया जाएगा। नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड, नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड मतलब जो एड्रेस अपने पोस्ट के ऊपर, जो अपनी पोस्ट के ऊपर आपने एड्रेस मेंशन किया, वो एड्रेस गलत है, वो एड्रेस गलत है। इस केस में क्या होगा? मिस डायरेक्टेड, आपको भेजना था उसे ए प्लेस पर, आपने उसको भेज दिया बी प्लेस पर, मतलब आपने मेंशनिंग गलत एड्रेस लिख दिया। मतलब कहने का मतलब इन इजी सेंस आपने गलत एड्रेस लिख दिया। तो उस केस में आप उसको कैसे मान सकते हो कि ये उसको, उस केस में तो डीम्ड भी नहीं माना जाएगा उसको। तो इस केस में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं या फिर दूसरे कलर से आप के लिए बना देता हूं। इन दिस केस it will not be deemed, इस केस में डीम्ड नहीं किया जाएगा। इस केस में in this case you cannot say that the acceptance was properly communicated to the proposer, but in this case where you have mentioned the address properly, proper address was mentioned on the post, in this case it will be deemed to be communicated, it will be deemed to be communicated। ठीक है, तो आपको समझ आया
3 एक्सेप्शन मैंने आपको बताई। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके 3 एक्सेप्शन है जो हमने कर ली। ये केस आपको समझ आया? अब एक केस का नाम लिखो आप। अब एक केस का नाम लिखो, ठीक है। एक केस का नाम लिखो। केस का नाम है हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रैंड। ईयर है 1879। हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रैंड 1879। इंग्लिश केस है ये भी, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं पहले। द डिफेंडेंट अप्लाइड फॉर शेयर्स इन द प्लेंटिफ कंपनी। एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ की कंपनी में, प्लेंटिफ की एक कंपनी होती है। कैसे बनाओ कंपनी? घर बन गया तो क्या बन गया? सपोज प्लेंटिफ की एक कंपनी है, ठीक है, ठीक है। प्लेंटिफ की एक कंपनी है। डिफेंडेंट, पहले टाइम की बात है तो पहले जितना इजी अब हो चुका है, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप शेयर बाय परचेज करते हो। इट वाज नॉट सो इजी इन अर्लियर टाइम्स। इन अर्लियर टाइम देयर वाज मटेरियलाइजेशन फॉर्म में मतलब प्रिंटेड पेपर फॉर्म में जो आपको शेयर परचेज करने पड़ते थे, और इतनी लिक्विडिटी जितनी आज के टाइम पर है इतनी उस टाइम पर नहीं होती थी। सो उस टाइम की बात है 1879 की बात। प्लेंटिफ अप्लाइड, डिफेंडेंट अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी के शेयर्स को डिफेंडेंट अप्लाई करता है प्लेंटिफ के पास कि मेरे को आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। द डिफेंडेंट अप्लाइड फॉर शेयर इन द प्लेंटिफ कंपनी। अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट वाज पोस्टेड बट इट नेवर रीच्ड द डिफेंडेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट करके प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को अलॉटमेंट करके लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्लेंटिफ ने पोस्ट कर दिया। लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इसने प्रपोजल दिया। इस केस में ये प्रपोजर है, डी। और बी ने एक्सेप्टेंस करके पोस्ट कर दिया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। बट दिस नेवर रीच्ड डी। ये कभी डी को नहीं मिला। भाई डी ने शेयर्स मांगे थे पी की कंपनी के, पी ने अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट करके पोस्ट कर दिए। उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम में यही प्रोसेस होता था। जैसे अभी डीमैट फॉर्म है उसको डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म बोलते हैं, बट इन अर्लियर टाइम्स मटेरियलाइजेशन फॉर्म ये प्रोसेस ये नहीं होता था। फोटोकॉपी जैसे नॉर्मल शीट्स होती है उस तरीके से शेयर्स की सेल, बाय एंड सेल परचेज होती थी। तो कंपनी ने अपने शेयर्स पोस्ट कर दिए डी के लिए, डिफेंडेंट के लिए इस केस में। बाद में क्या होता है, कंपनी लिक्विडेशन में हो जाती है, कंपनी हो जाती है बैंकरप्ट और लिक्विडेशन में चली जाती है कंपनी। जो ये कंपनी है ये बैंकरप्ट होकर लिक्विडेशन में चली जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट से अपने जो शेयर्स उसको प्लेंटिफ ने तो अपनी तरफ से शेयर्स सेंड कर ही दिए थे, पोस्ट कर दिए थे। तो अब प्लेंटिफ अपने शेयर्स वापस मांगता है कि भाई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी हम बंद कर रहे हैं, तो हमने जो आपको शेयर्स दिए थे अब आपको वो देने पड़ेंगे। ये प्रोसेस होता है। आपको उतनी डिटेल में, कंपनी लोगों के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से आप इसको समझिए। तो प्लेंटिफ ने जो शेयर्स उसको दिए थे डी को, डिफेंडेंट को, वो वापस मांगता है।
मतलब शेयर्स वापस मांगता है, मतलब कॉल करता है कि भाई उसका जो प्राइस आप पे करो। भाई जितने भी शेयर होल्डर्स है वो, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है, शेयर होल्डर्स अपनी लायबिलिटी पूरी करेंगे। तो इस केस में प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को अपनी लायबिलिटी पूरी करने के लिए बोलता है और उससे शेयर अमाउंट जो है, शेयर जितने शेयर उसके पास थे, जो भी था, वो उससे उसको वापस रिकॉल करता है। इस केस में डिफेंडेंट बोलता है दैट आई नेवर रिसीव्ड, डिफेंडेंट बोलता है कि मेरे पास तो कभी शेयर आए ही नहीं, मेरे को तो कभी शेयर रिसीव ही नहीं हुए। बट देन ऑल्सो इसमें हेल्ड होता है, हेल्ड दैट डिफेंडेंट was a shareholder, ठीक है, and liable for calls on share, ठीक है। ये इस केस में हेल्ड होता है। जो मैंने सेम कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बताया वो सेम इस केस में हेल्ड हुआ था। डिफेंडेंट वाज हेल्ड हुआ इसमें दैट डिफेंडेंट वाज अ शेयर होल्डर एंड ही इज लाइबल फॉर कॉल्स ऑन शेयर, ठीक है ना, शेयर की जो भी कॉल है उसके लिए लाइबल है। तो आपने समझा कि इवन इफ द एक्सेप्टेंस डिड नॉट रिसीव, इस केस में मैंने प्रपोजर इस साइड में लिखा हुआ, ये एक्सेप्टर इस साइड में, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रपोजर है, ये डी। तो इस केस में, इस सिचुएशन में, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो उसमें, इवन इफ द एक्सेप्टेंस नेवर रिसीव्ड द प्रपोजल, देन ऑल्सो इट विल बी डीम्ड दैट इट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गई है, ठीक है ना, ठीक है। सो इन दिस केस कौन सा रूल अप्लाई होता है? पोस्टल रूल अप्लाई होता है। तो पोस्टल रूल की जो एक्सेप्टेंस है वो सेक्शन 4 में जो आप देखोगे, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, अच्छा, तो पोस्टल रूल की हम बात करें ना, पोस्टल रूल की जो आप देखोगे किसमें आपको मिलेगी? सेक्शन 4 में, ठीक है। Therefore, a postal acceptance takes effect even though it never reaches the proposer. मैं आपको इस केस की एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं। Therefore, a postal acceptance takes effect even though it never reaches the proposer. So, if the acceptance is lost, damaged, delayed in post, the proposer will still be bound by the acceptance. The proposer will still be bound by the acceptance even though the acceptance is lost, damaged or delayed in the post, ठीक है ना। This is an exception और जनरल रूल में आपको बता चुका हूं। ऐसा बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट, आज के टाइम में तो खैर ईमेल और दूसरा सिस्टम है, बट अगर आप इस सिचुएशन की बात करो तो इस सिचुएशन में यही रूल है। सी मैनी टाइम्स यू विल फाइंड, मैनी टाइम्स मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि दिस इज अनफेयर टू एनी पार्टी। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो विदाउट गोइंग इनटू ऑल दोस डिस्कशंस, उन सारी डिस्कशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू वांट टू गिव एनी एग्जाम, इफ यू वांट टू अपीयर इनटू एनी एग्जाम, और इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तो माय सजेशन इज फॉलो द लॉ एज इट इज, स्पेशली फॉर एग्जाम्स। अगर आपको एग्जाम देना तो ये लॉ है, आप उसमें अगर
अपने इफ एंड बट्स उसमें अगर आप अपने इफ एंड बट एग्जाम में लिख कर आओगे तो कुछ नहीं होगा। सो बेटर है कि आप लॉ को जैसा लॉ है ना उसको वैसा ही समझो। कभी अगर आप पार्लियामेंट में पहुंच जाओ तो इसको चेंज करवा लेना, अगर आपको कोई चीज अनफेयर लग रही है तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ तो प्रेसिडेंट पास कर लेना। बट एज ऑफ नाउ अगर अभी की बात करें तो लॉ जो है, जो रूल है, जो प्रेसिडेंट में है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है, जो लेजिस्लेशन में, जो एक्ट में लिखा हुआ है, वी हैव टू फॉलो दैट। हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव नो अदर चॉइस। एंड स्पेशली फॉर एग्जाम्स में तो आपको वही लिखना पड़ेगा या वही ऑब्जेक्टिव में वही टिक करना पड़ेगा जो लॉ है, जो प्रेसिडेंट है। अब आपको वो फेयर लगे अनफेयर लगे, दैट इज इररिलेवेंट। ठीक है ना। कुछ चीजें आपको ऐसी लगती होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट फॉलो द लॉ एज इट इज। आप जितना इजीली उसको समझने की कोशिश करोगे उतना इजीली समझ आ जाएगा। जितने उसमें इफ एंड बट लगाओगे उतना वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, ये हमने कर ली। ठीक है, दूसरी सिचुएशन करते हैं। ये और भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। केस का नाम लिखो, चलो बाद में लिखना केस का नाम। मैं आपको कुछ रीड करता हूं, आप समझना अगर आपकी समझ में आता है तो। A postal acceptance prevails over a withdrawal of an offer। मैं लिख ही देता हूं। A postal acceptance prevails over a withdrawal of an offer which was posted before the acceptance but which had not reached the offeree when the acceptance was posted। केस का नाम भी आप लिख ही लो, फिर समझाता हूं मैं आपको। ये क्या, ये हैंथॉन वर्सेस फ्रेजर 1892। ठीक है, इस केस में ही हेल्ड हुआ। देखो, अब पोस्टल एक्सेप्टेंस, पोस्टल की बात कर रहे हैं हमने कर लिया। पोस्टल रूल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रूल क्या होता है। पोस्टल एक्सेप्टेंस प्रीवेल्स का आपको मतलब पता होगा, हम इसको एग्जांपल से देखेंगे, चिंता मत करो। A postal acceptance prevails over a withdrawal of an offer। withdrawal of an offer मतलब revocation, which was posted before the acceptance। post हो गया acceptance से पहले, but which had not reached the offeree। लेकिन ऑफरी को रीच नहीं हुआ। when the acceptance was posted, तो prevail क्या करेगा, postal acceptance। आपको समझ तो नहीं आएगा, मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ए है, बी है। ए ने 1 तारीख को प्रपोजल सेंड करा बी को, बी को रिसीव हुआ 3 तारीख को
बी ने एक्सेप्टेंस सेंड करा 4 तारीख को, नेक्स्ट डे, जिस दिन रिसीव हुआ उसके अगले दिन बी ने रिसीव करके उसको सेंड कर दिया। ए को रिसीव होता है सपोज 6 तारीख को। पहले डेट समझ लिया आपने। अब ए ने ये क्या है, इसको बोलेंगे प्रपोजल, ये क्या है, एक्सेप्टेंस। ये बात आई, समझ में आई। बी ने किस दिन एक्सेप्टेंस करी थी। अब इस बीच क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, ए अपना प्रपोजल रिवोक करना चाहता है। ए वांट टू रिवोक हिज प्रपोजल। ये जो प्रपोजल सेंड करा था ना, जो 3 तारीख को रिसीव हो गया था, वो उसको रिवोक करना चाहता है 5 तारीख को। सेंड कर देता है अपना 5 तारीख को अपना रिवोकेशन सेंड कर देता है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे कलर से। 5 तारीख को ए अपना रिवोकेशन कि भाई मेरे को ये एग्रीमेंट नहीं करना, तो ए 5 तारीख को इसको रिसीव, एक्सेप्टेंस कब रिसीव हुआ, 6 तारीख को। रिवोक कब कर दिया इसने, 5 तारीख को। बी ने कब सेंड करा था, 4 तारीख को। नाउ टेल मी whether there is a contract, भाई उसको रिसीव होने से पहले, ए को एक्सेप्टेंस रिसीव होने से पहले बी ने रिवोक कर लिया, सॉरी बी कह रहा हूं, ए ने रिवोक कर लिया ए को रिसीव होने से पहले, एक्सेप्टेंस रिसीव होने से पहले। अब पढ़ो, अब आपको समझ आएगा ये। द पोस्टल एक्सेप्टेंस प्रिवेल्स। पोस्टल एक्सेप्टेंस किसने करी थी, एक्सेप्टेंस किसने करी थी, पोस्टल एक्सेप्टेंस किसने करी थी, इधर ये 4 तारीख को। 4 तारीख को बी ने पोस्ट कर दिया था अपनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। बी ने 4 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी थी। द पोस्टल एक्सेप्टेंस प्रिवेल्स ओवर अ विड्रॉल ऑफ एन ऑफर। ऑफर विड्रॉ कौन करना चाहता था, ए। द पोस्टल एक्सेप्टेंस प्रिवेल्स ओवर अ विड्रॉल ऑफ एन offer which was posted before the acceptance, but which had not reached the offeree when the acceptance was posted। अब आप देखो, जब इसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी तब तो इसके पास ये नहीं आया ना, ये अगले दिन आया। लेकिन कब आया, इसके पास कम्युनिकेशन होने से पहले आ गया। इस सिचुएशन में ये कहता है कि जो ये एक्सेप्टेंस का पोस्ट होगा ना, ये जो यहाँ बी ने कर दिया पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट में ऑफिस में जाकर 4 तारीख को जो पोस्ट कर दिया, दिस विल प्रिवेल, ठीक है। मतलब ये है कि रिवोकेशन एक, मतलब सिंपल टर्म्स में, सिंपल वर्ड्स में, वंस अ प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, एक बार प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, 4 तारीख को एक्सेप्टेंस हो गई ना, 4 तारीख को एक्सेप्टेंस हो गई। नाउ यू कैनॉट रिवोक दिस प्रपोजल, ठीक है ना, सिंपल। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। ये तो हमने देखा था कि वो अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाह रहा था, कब, उसके एक्सेप्टेंस से, बी के एक्सेप्टेंस से। जब तक ए को एक्सेप्टेंस मिली नहीं थी उससे पहले रिवोक करना चाहता था, बट इस केस में हुआ क्या, इट वॉज हेल्ड टू बी अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको रिवोक करना है तो इससे पहले करना है, एक्सेप्टेंस से पहले। वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक करना है, ठीक है। ये हम सेक्शन 5 देखेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और सिचुएशन देखते हैं, इसका बताना आप मुझे, इस सिचुएशन का बताना आप मुझे, इस सिचुएशन का बताना। ए जो है बी को एक प्रपोजल देता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना इसको।
ए बी को एक प्रपोजल देता है 1 तारीख को, सपोज 1 तारीख को बी को, ए गिव अ प्रपोजल टू बी ऑन 1st of January, विच बी एक्सेप्ट कर लेता है 3 तारीख को, ठीक है, ठीक है, 3 तारीख को बी एक्सेप्ट कर लेता है। ए गिव अ प्रपोजल टू बी विच बी एक्सेप्ट्स ऑन 3rd January, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस टू ए, ये जो एक्सेप्टेंस बी ने ए को सेंड करी है पोस्ट के थ्रू, बी ने ए को एक्सेप्टेंस सेंड करी, इस एक्सेप्टेंस से पहले ये इसको पहुंचे, बी को पहुंचती उससे पहले बी ने इसको कॉल कर दिया, बी ने इसको कॉल कर दिया फोन पे और रिवोक कर लिया अपने एक्सेप्टेंस को। इज इट पॉसिबल? भाई यहां पर एक्सेप्टेंस हो गई, सपोज 4 तारीख को बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रपोजल, और बी ने 4 तारीख को प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसको पोस्ट कर दिया, जो कि अभी ए को मिला नहीं है, विच हैज नॉट येट रीच्ड ए। इसके पहुंचने से पहले बी ने फोन करके और उसको रिवोक कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, सिचुएशन समझे। ए के पास कम्युनिकेशन पहुंचा नहीं है, उससे पहले बी ने क्या करा, फोन करके अपने एक्सेप्टेंस को, ये जो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी उसको रिवोक कर दिया। इज इट पॉसिबल? या फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, यहां पर कंक्लूड हो गया कॉन्ट्रैक्ट 4 तारीख को एक्सेप्टेंस पे, या फिर ऐसा हो सकता है रिवोकेशन हो सकती है? बताओ। बताओ, ये हम कर चुके हैं वैसे पहले। इन दिस केस दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। सेक्शन 5 अगर देखते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, यहां पर प्रपोजल की बात है और यहां पर सेकंड पार्ट में एक्सेप्टेंस की बात है। 2 पार्ट है इसमें, 1 2। पहले प्रपोजल देखते हैं। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है? ए ने बी को जो प्रपोजल सेंड किया, प्रपोजल अगर चाहता है, बी चाहता है कि इसको मैं रिवोक कर दूं, इस प्रपोजल को कैंसिल कर दूं, तो ये कब तक हो सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से पहले, जो कि हम सेक्शन 4 में देख चुके हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होती है? एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जैसे ही, इधर देखोगे आप, जैसे ही बी उसको पोस्ट कर रहा हो, इस पोस्ट से पहले, बी के पोस्ट से पहले ए कभी भी अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, ठीक है। बी के एक्सेप्टेंस से पहले, बी के पोस्ट से पहले, बी के पावर से वो बाहर हो जाए उससे पहले ए एनी टाइम अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद नहीं। एक बार पोस्ट कर दिया, बी की पावर से बाहर हो गई चीज, इसके बाद रिवोकेशन नहीं हो सकती, इसके बाद तो एक्सेप्टेंस हो गई, इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम चीज देखते हैं, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। ये तो प्रपोजल देख लिया हमने, प्रपोजल ए का पार्ट देख लिया। बी का पार्ट, बी ने इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करके सेंड कर दिया ए के पास, ये कब तक रिवोक हो सकता है? An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor। ये एक्सेप्टर की बात करता है कि एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, उससे पहले आप कभी भी कर सकते हो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन कब हो रही है? जो एक्सेप्टर है ये बी, इसकी कम्युनिकेशन ए के अगेंस्ट में कब हो रही है? ये देखो आप यहां,
एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। बी के अगेंस्ट में कब तक होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर मतलब जब तक ए की नॉलेज में ना आ जाए, जब तक ये, कहने का मतलब जब तक ये ए के पास रिसीव ना हो जाए, जब तक ये एक्सेप्टेंस ए को रिसीव ना हो जाए। तो इस केस में बी अपना जो एक्सेप्टेंस है वो कब तक रिवोक कर सकता है? इस ए के पहुंचने के पहले तक। इस ड्यूरेशन में कभी भी ए अपना रिवोक कर सकता है, और इस ड्यूरेशन में यहां तक जब तक भी उसको पोस्ट ना कर दे एक्सेप्टेंस को, जब तक ए कभी भी उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, सिचुएशन, यही सिचुएशन मैंने आपको बताई। इसको आप सेक्शन 5 में इतनी सी बात लिखी हुई है। तो सेक्शन 5 हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ एक एग्जांपल है। ए ने बी को एक प्रपोजल सेंड किया, बी ने उसकी एक्सेप्टेंस सेंड करी पोस्ट के थ्रू। समझना, इसको समझना ध्यान से। तो बी कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक ए को उसकी नॉलेज में ना आए। बी इस ड्यूरेशन में कर सकता है जब तक ए की नॉलेज में नहीं आई बात। लेकिन बी सोचता है यार कि रिवोक कर लेना चाहिए मेरे को, दिस इज नॉट अ प्रॉपर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसको लगता है बी को। बी फाइंड दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गुड फॉर हिम, सो व्हाट ही थॉट टू रिवोक द एक्सेप्टेंस। तो बी क्या करता है? बी एक रिवोकेशन लेटर भी पोस्ट कर देता है। और कमाल की बात है कि दोनों ही सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर, एक ही बारी में एक ही पोस्टमैन आता है और ए को पकड़ाता है दो पोस्ट। एक पोस्ट रिवोकेशन, एक जो पोस्ट होती है वो एक्सेप्टेंस। ए ने बी को एक प्रपोजल दिया था, दोबारा से बता रहा हूं, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया था। इस प्रपोजल को बी ने एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया, और सेम डे थोड़ी देर बाद जाके रिवोकेशन पोस्ट कर दिया। और ये दोनों चीजें, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, दोनों एक साथ में पहुंचती है ए के पास। ए के पास आ गई दोनों चीजें, एक ही बारी उसके हाथ में। अब इस कंडीशन में आप मेरे को बताओ, हालांकि इवन दो such kind of situations are not, you will not see them frequently anywhere, so such kind of situation happen very rarely, very sparingly, मतलब बहुत रेयरली आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना तो है ही। तो आप बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में होगा व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ आइदर द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। कोई भी मैंने इसमें एक्सेप्टेंस की बात करी, आप इसमें प्रपोजल को भी मान सकते हो। तो हमने एक्सेप्टेंस की बात करी। When the communication of either the proposal or acceptance reaches at the same time, जब वो सेम टाइम पर रीच हुई पार्टी को, when its respective revocation reaches the other party, in such case the revocation will prevail। इसमें prevail क्या होगा? जो रिवोकेशन सेंड करा ना, रिवोकेशन ये प्रिवेल करेगा, दिस विल प्रिवेल। ठीक है ना? तो सेक्शन 5 हमने देखा। आप इसको और क्लैरिटी के लिए आप ये देखो, अ प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। इलस्ट्रेशन है सेक्शन 5 की। इलस्ट्रेशंस आर कॉल्ड इंटरनल एड। इंटरनल, अगर कोई चीज क्लियरिटी नहीं है, आपको एक बेसिक बात बताता हूं। अगर सेक्शन में कोई चीज क्लियर नहीं है, सेक्शन किसी बारे में एब्सर्ड है या कंप्लीट नहीं है अपने आप में, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम कई बार मार्जिनल नोट्स जो होते हैं, इसको मार्जिनल नोट बोलते हैं। कई बार मार्जिनल नोट की हेल्प लेते हैं, कई बार इलस्ट्रेशन की हेल्प लेते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन की हेल्प लेते हैं। तो जो भी बेरट के अंदर चीजें हैं, कई बार प्रीएम्बल की हेल्प लेते हैं। तो इनको बोलते हैं इंटरनल एड, जो आपको बेरट के अंदर ही मिल जाएगी ना, इंटरनल एड। तो ये चीज जो मैं आपको सिचुएशन बताई, ये आपको इस
पार्ट में, सेक्शन के पार्ट में तो आपको क्लियर नहीं हो रही है बात, ये बात आपको सेक्शन में तो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन की हेल्प लेंगे। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए को अपना हाउस सेल करना है बी को। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी एक्सेप्ट कर लेता है और लेटर सेंड कर देता है पोस्ट के थ्रू। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम। ए अपना रिवोक कर सकता है प्रपोजल एनी टाइम बिफोर एट द टाइम व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम। जो बी है बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर, एट द मोमेंट when the letter communicating it reaches but not afterwards, at the moment, ठीक है ना, at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches to a but not afterwards। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि वो रिवोकेशन किसी भी टाइम तक, जब तक उसके पास पहुंच गई, दोनों चीजें साथ में। इस केस में भी इन दिस सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो, इस सिचुएशन में भी रिवोकेशन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। रेफरेंस के लिए आप एक इसमें केस लिख लो, सेम चीज इस केस में हेल्ड हुई थी। काउंटनेस ऑफ डनमोर आई थिंक वर्सेस अलेक्जेंडर 1830। काउंटनेस ऑफ डनमोर वर्सेस अलेक्जेंडर 1830। इस केस में सेम चीज है, सेक्शन 5 इलस्ट्रेशन को इसमें डिस्कस किया गया था। बाकी चीजें तो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। एक डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में बताता हूं। एक छोटा सा डिफरेंस इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में बताता हूं। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ, ठीक है ना। देखो इंडियन लॉ में क्या होता है कि जब ए ने बी को प्रपोजल सेंड करा, तो दोनों पार्टीज के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। ए के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रपोजल को रिवोक कर सके और बी के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सके। दोनों पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी है। ए के पास अपॉर्चुनिटी है एक्सेप्टेंस होने से पहले, पोस्ट होने से पहले इसको रिवोक कर ले। बी के पास अपॉर्चुनिटी है कि ए के पास पहुंचने से पहले इसको रिवोक कर दे। दोनों पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जो ए और बी है, जैसी ए ने प्रपोजल दिया बी को और बी ने उसका एक्सेप्टेंस कर लिया, उसको पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। नाउ इन दिस सिचुएशन ए के पास तो अपॉर्चुनिटी है उसको रिवोक करने की, बट बी ने जैसे ही एक्सेप्ट करा, यहां पर दोनों पार्टी बाउंड हो गई, बी भी बाउंड हो गया और ए भी बाउंड हो गया। बी के पास ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये नहीं है। बी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां पर प्रपोजर के पास तो अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश केस में, एक्सेप्टर के पास नहीं है, ठीक है। The proposer has an opportunity to revoke his proposal, but the acceptor has no power to revoke the acceptance, ठीक है, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस यही कह सकते हो आप। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन ऑफ ईमेल, व्हाट्सएप, इनके थ्रू आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है, इसको आप क्या बोलोगे कि ये किस रूल में फॉल करेगा? इंस्टेंटेनियस में, पोस्टल में, इनको आप कैसे कम्युनिकेशन मानोगे? कैसे मानोगे कि ये कम्युनिकेट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? इसको हम डील करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ईमेल और क्या होता है, व्हाट्सएप, और जो भी आप सोच सकते हो,
ठीक है ना, सॉरी, ईमेल, व्हाट्सएप या एटसेट्रा, टेलीग्राम, स्नैपचैट से भी होती है मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इन सब सोशल मीडिया साइट से आज के टाइम में क्या सिचुएशन है, इसको डील करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू।